Hello everyone. Today we are going to start a new chapter called as vectors. तो बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स जो हमारे पास हैं वो मैथ्स के टॉपिक्स हैं और हम इनको इसलिए करते हैं बिकॉज हमारा जो फिजिक्स के जो रियल चैप्टर स्टार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स के ऑनवर्ड्स लाइक एनएलएम एंड ऑल, मैकेनिक्स के पूरे चैप्टर्स एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, उसमें हमें इन बेसिक कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और मैथ्स में ये चीज़ें काफ़ी लेट सिखाई जाती हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं पहले ही पढ़ लेते हैं। तो वेक्टर्स की हम बात करेंगे। वेक्टर्स भी हमारे पास मैथ्स का ही टॉपिक है जो 12th में मैथ्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें कोइंसिडेंटली इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बिकॉज हमें पहले चैप्टर में ही वेक्टर से डील करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वेक्टर्स चैप्टर जो हमारे पास है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कितने भी हमारे पास पहली बात हम जानते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखो, अगर यूनिवर्स में अगर हम क्वांटिटीज है, हमारे पास यूनिवर्स में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है, राइट, टाइप ऑफ क्वांटिटीज। तो वो क्वांटिटीज को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास होता है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, दैट मींस दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल। सो बेसिकली हमारे पास क्या है, दीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज। तो इनके लिए मैं लिख सकता हूं मेजरेबल क्वांटिटीज है। ठीक है, मेजरेबल क्वांटिटीज है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। बट हम लोग ऐसा जानते हैं कि भाई ऐसी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा टाइम था जब फिजिक्स में माना जाता था कि जो वैक्यूम है वो इनफैक्ट वैक्यूम नहीं है, इट इज फिल्ड विथ substance called as luminiferous ether, which was later disproved by experiments. But at some point in time, it was believed that it is filled with a invisible substance called as luminiferous ether. और अभी भी क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से बात करें तो वो लोग मानते हैं कि वैक्यूम एम्प्टी नहीं है, वहां पर क्वांटम फ्लक्चुएशंस नाम की कुछ चेंजेस होते रहते हैं, लाइक विच इज ऑलवेज like fluctuating, it is not stationary. So these are certain things which we cannot measure, so हम लोग उनको अलग हटा देते हैं, लेकिन हम बात करते हैं measurable quantities की। अभी जो measurable quantities होती हैं जिनको हम measure कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ instruments होता है, कुछ devices होते हैं, तो हम इन measurable quantities को क्या कर सकते हैं, physical quantities को तीन भागों में divide कर सकते हैं, हम depending on कि हम किस तरह से measure करते हैं। तो हमारे पास जो physical quantities हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। और ये जो तीन भाग होते हैं, पहला उसमें जो भाग कहलाता है वो हमारे पास कहलाता है स्केलर क्वांटिटीज, राइट, फर्स्ट। सेकंड हमारे पास क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। मतलब उन्हीं में हम डिवाइड कर रहे हैं कि भाई जो क्वांटिटीज हमने फिजिकली जो मेजर कर सकते हैं वो किस फॉर्म की होंगी। तो हमने बोला भाई इस तरह से दो फॉर्म की तो होंगी। और लास्ट में हम इनको कहते हैं स्यूडो वेक्टर, या फिर इसको कभी कभी हम लोग टेंसर भी कह देते हैं। तो इस तरह से हम लोग तीन भागों में इन टाइप की क्वांटिटीज को डिवाइड कर सकते हैं। जो भी हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं, वी कैन डिवाइड देम इनटू थ्री पार्ट्स। अब स्केलर पार्ट की क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, ऑल दीज क्वांटिटीज दे ओनली हैव मैग्नीट्यूड। जब हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें हो सकती हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ओनली their magnitude is to be measured। ठीक है, यानी अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड मेजर कर दूं तो हमारे पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मास। अगर मैं दो मास को एक वेइंग पैन में रखता हूं, उनका अगर हमें टोटल मास निकालना है तो हम सीधा नॉर्मल एडिशन कर देते हैं। वी ओनली नीड टू ऐड द नंबर्स, दैट्स इट। वी डोंट केयर अबाउट कि आपने ईंट को सीधा रखा है, टेढ़ा रखा है, किस डायरेक्शन में रखा है, इट डजंट मैटर, इट विल गिव यू द सेम वैल्यू। उसके बाद हमारे पास आता है, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी हमारे पास जैसे आ जाती है कि आप, हो सकता है आपने कर्व्ड पाथ में चला हो या फिर आप टेढ़ा मेढ़ा करके चल रहे हो। ऑन ऑल द केसेस हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है। हाउ एग्जैक्टली यू आर नेविगेटिंग द पाथ, वी डोंट केयर अबाउट दैट। सो ये हमारे पास ये होती है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए होता है जो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है।
वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर्स में हमारे पास क्या होता है, दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमारे पास है दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। यानी इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, इनका डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए, तब हमें इनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो जैसे अगर एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई, एग्जांपल के तौर पे मैं बोल देता हूं कि भाई हमारे पास होगी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, उस इंस्टेंट पे किस डायरेक्शन में जा रहा है, तब हमें उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, वेलोसिटी के बाद हम लोग मान लेते हैं चलो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन भी हमारे पास जो होती है, पोजीशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। आप फोर्स को ले लीजिए, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड एक्सेट्रा ऑल भी हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेक्टर क्वांटिटीज को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सूडो वेक्टर्स। तो सिंपल भाषा में अगर इसको बताना चाहें तो सूडो वेक्टर, सूडो मतलब होता है फॉल्स, वेक्टर मतलब फॉल्स वेक्टर, दैट मींस ऐसी क्वांटिटीज जो दिखने में वेक्टर की तरह लगती हैं बट होती नहीं है। तो बेसिकली इसमें भी हमें सिर्फ, इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो ये दिखने में वेक्टर की तरह लगते हैं, यानी पहला पॉइंट सेम होगा। तो दे ऑल्सो हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन फिर अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं भाई कैसी, ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है बट बिहेवियर वेक्टर की तरह नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या है कि बिहेवियर वेक्टर की तरह नहीं होता है, उसके लिए हम तीसरे पॉइंट में देखेंगे भाई बिहेवियर क्या होता है वेक्टर्स का। बट हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसी क्वांटिटीज देखनी है जो वेक्टर की तरह दिखती हैं बट वेक्टर के रूल्स फॉलो नहीं करती हैं, तो ऐसे हमारे पास आ जाएगा बेसिकली करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास है, वही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। और भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग बात देते हैं स्ट्रेन बोल देते हैं, एक्सेट्रा। सो ऑल दीज थिंग्स हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों होते हैं इनके पास, डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड भी होता है। दैट मींस यू हैव टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तभी आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज आपको एक पार्शियल इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। लेकिन ये कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं, तो हम लोग इसमें हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तो स्केलर हमारे पास क्या होते हैं, दे फॉलो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन रूल। तो दे फॉलो सिंपल एडिशन रूल, स्केलर एडिशन कहते हैं या सिंपल एडिशन कहते हैं, वही है। मतलब इसका अगर हमें बताना है कि सी हमारे पास क्या है, तो बेसिकली a प्लस बी होता है। अगर आप दो चीजों को ऐड करना चाहते हैं, दो स्केलर क्वांटिटीज है, ऑब्वियसली ऐड करना है तो सेम नेचर की होनी चाहिए। तो अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं जैसे 2 kg प्लस 3 kg, तो 5 kg बनेगा, ठीक है। 2 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं, हमारे पास फोर्स हो जाता है। जैसे हम डिस्टेंस की बात करते हैं, 2 मीटर प्लस 10 मीटर, 12 मीटर। तो इसमें हमें सिंपल सीधा सीधा उनको एडिशन करना है अगर हमें वैल्यूज दी हुई है। लेकिन इसमें हमारा थोड़ा अलग हो जाता है, ये सिंपल एडिशन फॉलो नहीं करेगा, ये हमारे पास एक अलग टाइप का एडिशन फॉलो करता है जिसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसका दूसरा नाम भी होता है पैरेललोग्राम लॉ, या फिर हम सीधा उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ। तो बेसिकली हमारे पास होता है दे फॉलो ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ होता है वेक्टर एडिशन का, उस ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम नोटेशन थोड़ा अलग लिख देते हैं, जैसे सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमारे पास नोटेशन है। ऊपर अगर हम किसी सिंबल के ऊपर एरो लगा दें तो मतलब होता है कि हम वेक्टर से डील कर रहे हैं। तो अगर हमें दो फोर्सेस को ऐड करना है तो सिर्फ आपको उसका मैग्नीट्यूड ऐड नहीं करना है, उसको आपको डायरेक्शन भी ऐड करना होता है, और हम उस एडिशन को ऐसे दिखाते हैं जो कि सीधा सीधा नहीं होता है। 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन विल नॉट गिव यू 5 न्यूटन, इट कैन गिव यू समथिंग एल्स। उनके बीच का एंगल भी मैटर करता है। तो वो रूल क्या होता है वही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, तो वो अलग रूल फॉलो करता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास सिंपल स्केलर रूल फॉलो करता है। ये भी, ये एक्चुअल में दिखता वेक्टर की तरह है, बिहेव स्केलर की तरह करता है, दिखता वेक्टर की तरह है लेकिन बिहेव स्केलर की तरह करता है। और ये भी हमारे पास सिंपल एडिशन रूल फॉलो करते हैं, तो इनका भी हमारे पास होता है सिंपल एडिशन रूल, ठीक है। तो सिंपल एडिशन रूल ये भी फॉलो करते हैं, ये भी हमारे पास C इक्वल टू A प्लस बी करेंगे। यानी अगर 1 एम्पियर का करंट बह रहा है और उसमें आपका 2 का एम्पियर का करंट आ गया, तो हमारे पास सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत डायरेक्शन मैटर करता है बट उतना नहीं मैटर करता, उनके बीच में एंगल में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक बड़े लेवल पे हमने कट करके हमने बता दिया है कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेस ऑफ बीइंग मेजरेबल, यानी हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, और जिनको हम मेजर कर भी सकते हैं उनको 3 भागों में फर्दर डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो किस टाइप की क्वांटिटीज है। उनको फर्दर कंप्लीटली बताने के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए वो स्केलर कहलाती है, जिनके लिए डायरेक्शन भी चाहिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए तो वेक्टर कहलाती है, और जो
दिखने में ऐसी लगती हैं कि जिनमें डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, बट अगर हम उनका कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें डायरेक्शन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हम इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बट हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारा सिर्फ यही है कि हमें इस चैप्टर में सिर्फ वेक्टर को पढ़ना है। स्केलर को हम नहीं पढ़ेंगे, स्केलर हमने बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। वेक्टर को हमें इसमें अच्छे से पढ़ना है। तो इसका मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग, इतना मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन कर दिया है, तो हम लोग बात करते हैं भाई वेक्टर्स में हमें क्या क्या चीजों को करना है और हम किस तरह से इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर कि सबसे सिंपल बात यह है कि हम इसमें जो तरीका पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करने वाले हैं, पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल, हम सिंपल टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करेंगे। बट मेजर ब्रेकडाउन अगर मैं करूं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई एडिशन रूल क्या होता है, एडिशन रूल इन वेक्टर, राइट। उसके बाद हमारे पास सेकंड होता है सब्सट्रैक्शन रूल, क्या होता है, सब्सट्रैक्शन रूल इन वेक्टर। उसके बाद हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन रूल्स भी आएंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल्स। और ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल्स हैं इनको हम फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमारे पास हो जाता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, बाद में देख लेंगे इनका नाम। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी नाम देते हैं। डिवीजन नहीं होता है इसमें, बिकॉज डिवीजन इज सिंपली नॉट अलाउड इन केस ऑफ वेक्टर्स। तो डिवीजन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट हमें मेजर रूल में ये पढ़ना है। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि जब हम वेक्टर को पढ़ते हैं तो वेक्टर को 2 भागों में पढ़ा जाएगा। इसका मतलब हमने क्या बोला कि बेसिकली हमें ये 3 चीजें पढ़नी है, बट ये 3 चीजें हम 2 फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। इस वेक्टर पूरे चैप्टर को हम 2 भागों में पढ़ने वाले हैं। पहला हमारे पास है ग्राफिकल फॉर्मेट, ग्राफिकल फॉर्मेट, और दूसरा हमारे पास होता है कंपोनेंट फॉर्मेट। ठीक है, इसके बारे में शॉर्टली मैं बात करने वाला हूं कि ग्राफिकल फॉर्मेट और कंपोनेंट फॉर्मेट होता क्या है। बट फिलहाल के लिए हम पहले जान लेते हैं कि भाई वेक्टर हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हमारे पास होता है ग्राफिकल फॉर्मेट और दूसरा होता है कंपोनेंट फॉर्मेट। तो हमें करना तो यही 3 है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो है कि भाई इन तीनों को हमें अच्छा सा यूज करना सीखना है। बट इन तीनों चीजों को पहले हम ग्राफिकल फॉर्मेट से भी करना सीखेंगे और फिर कंपोनेंट फॉर्मेट से भी करना सीखेंगे। ज्यादातर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कंपोनेंट फॉर्मेट सीखना, बिकॉज जो भी हमारे पास चैप्टर्स आने वाले हैं काइनेमेटिक्स है, उसके बाद में जो रियल फिजिक्स स्टार्ट होगी वहां पर हमें कंपोनेंट फॉर्मेट ज्यादातर एक्सटेंसिवली यूज करना पड़ेगा, तब हम उसका ज्यादा अच्छा सा वेक्टर का सही से यूज सीख पाएंगे। तो ये हमारे पास पूरा ओवरव्यू होता है कि हम लोग चैप्टर में करने के वाले हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि भाई ग्राफिकल फॉर्मेट होता क्या है। लेट्स सी फर्स्ट कि व्हाट इज ग्राफिकल फॉर्मेट, और उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट फॉर्मेट, इनमें बेसिक्स डिफरेंसेस क्या होते हैं और हम किस तरह से बाकी जो ऑपरेशंस हैं, वेक्टर ऑपरेशंस, वो हम आसानी से पढ़ पाएंगे, एंड विच इज मोर सुटेबल फॉर अस, और कैसे हम इजी कर सकते हैं वेक्टर की स्टडी को। तो देखो, ये हमने ऐसा बोल दिया तो हमारे पास क्या हो, मैंने बोला कि ग्राफिकल एंड कंपोनेंट फॉर्मेट। तो हमारे पास ग्राफिकल फॉर्मेट और कंपोनेंट फॉर्मेट में क्या अंतर है। देखो, ग्राफिकल फॉर्मेट एंड कंपोनेंट फॉर्मेट, देखो अब क्या होता है कि देखो ग्राफिकल और कंपोनेंट में बहुत छोटा सा अंतर है। क्या होता है, देखो अगर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर मैंने आपको बताया कि वो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से मिलके बनता है, राइट। अब क्या होता है कि इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आप शो कैसे करेंगे वो मैटर करता है। उसके बेसिस पे हमने 2 तरीके बताए हैं कि भाई ग्राफिकल फॉर्मेट और कंपोनेंट फॉर्मेट। एज द नेम सजेस्ट ग्राफिकल फॉर्मेट, इसमें हम ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास अगर कोई हमें ऐसे दिया हुआ है और हमारे पास हमें इसका डायरेक्शन बताना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एरो बना देते हैं इस तरह से। मान लीजिए ये हमने एरो बना दिया, इस वाले एरो के पार्ट को कहते हैं टेल और इस वाले एरो के पार्ट को कहते हैं हेड। तो हमारे पास जो टेल टू हेड होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज द एरो। जो एरो की लेंथ होती है, जैसे हमने बोला कि भाई हमें 15 न्यूटन को लिखना है, हमने बोला 15 न्यूटन है, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट ये हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है भाई हमारे पास इधर ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो हमने बीचों बीच में 45 डिग्री पे यहाँ पर बनाएंगे हम लोग। ये हमने 45 डिग्री कर लिया, तो ये डायरेक्शन का जो एरो का डायरेक्शन है वो हमें बता रहा है क्या, इसका डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन नीचे होता है तो इसने सीधा क्या बता दिया, नॉर्थ ईस्ट। और जो लेंथ होगा वो हमारे पास बता रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो हम लोग क्या कर देंगे कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एरो बना दिया, कितना, 5 सेंटीमीटर का एरो बना दिया, और हम साइड में चाहे तो लिख सकते हैं कि स्केल हमारे पास हमने क्या यूज किए कि यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर होगा वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा होगा कितना, 3 न्यूटन को। बस हो गया।
बना लेते हैं। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर 3 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 सेंटीमीटर कितना करेगा, 15 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नीट्यूड भी आपने कर दिया बीच में स्केल लगा के, और एंगल के थ्रू डायरेक्शन भी बता दिया। तो इसमें हमारे पास जो होता है, जो लेंथ होता है वो आपका बताता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप चाहो तो स्केल लिख सकते हो, लेकिन हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली। और जो एरो का डायरेक्शन होता है, एरोस डायरेक्शन, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है इसका वेक्टर का मतलब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, तो वो हमें ये बताता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि हम लोग ऐसे जो है ग्राफिकल फॉर्मेट में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग एरो बनाते हैं, एरो का डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन दिखाता है और उसका लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है। ये कंपोनेंट फॉर्मेट क्या होता है, कंपोनेंट फॉर्मेट में हम अलग तरीके से वेक्टर को लिखने की कोशिश करते हैं। उसमें हम लोग लिखते हैं, कोई भी हमारे पास अगर वेक्टर दिया हुआ है तो वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो होती है, इसमें हम ड्रॉ नहीं करते, इसमें हम सिर्फ लिखते हैं। तो यहां पर हमने क्या बोला कि भाई अगर करना है तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे और बस हमारा वेक्टर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा सिंबलिज्म चलता है। जैसे मैंने बोला कि भाई हमारे पास कोई वेक्टर है, जैसे मान लो मैंने बोला कि यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ये मैंने बोला कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और मैंने बोला कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट है उसको मैं एस कैप से डिनोट करूंगा। जनरली क्या होता है, कैप से वेक्टर में डायरेक्शंस डिनोट की जाती हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कंपोनेंट फॉर्मेट में थोड़ा सा ओवर भी जान लो कि भाई कैप अगर कहीं लिखा है तो बेसिकली वो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो हमने बोला कि भाई हमें दिया हुआ है कि 15 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा जो फोर्स होगा वो कैसे दिया जाएगा, फोर्स विल बी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो 15 न्यूटन का मैग्नीट्यूड दिया है और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन एस कैप है, तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं 15 न्यूटन एस कैप। तो ये हमारे पास कंपोनेंट फॉर्मेट होता है, ये अंतर होता है। इसमें हम हमेशा एरो बना के ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंगल्स बहुत मैटर करते हैं, एंगल्स और लेंथ बहुत मैटर करेगा, लेकिन उसमें हमारे पास ड्रॉ नहीं करना है, एंगल मैटर नहीं करता है, डायरेक्शन को हम कैप से डिनोट करते हैं। तो डिफरेंट जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम कोई कैप नाम दे देंगे। वो कैसे आते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और मैग्नीट्यूड बेसिकली उसका वैल्यू होता है जो आपने कैलकुलेट किया होगा। अगर मान लीजिए वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड आपका सिर्फ वैल्यू नहीं होता है, यूनिट भी होता है। वैल्यू प्लस यूनिट जो साथ में लेके बनता है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट एंड यूनिट वाला पार्ट जो होता है उसको कंबाइंड मैग्नीट्यूड कहा जाता है। और डायरेक्शन हमारे पास जो होती है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, वो यूनिटलेस चीज होती है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिंबलाइज कर रही होती है, उस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही होती है। तो इस तरह से हमें करना है। कंपोनेंट फॉर्मेट हमारा बाद में आएगा, जब वो आएगा तब मैं उसके बारे में अच्छे से बात करूंगा, लेकिन एक आइडिया लग गया आपको कि भाई ये दो फॉर्मेट्स हैं, इसमें हमें पहले ग्राफिकल फॉर्मेट से अच्छे से समझना सब कुछ। तो ये हमारे पास बेसिकली है। तो इसमें ऐसा है कि भाई जब हम ग्राफिकल फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं तो ग्राफिकल फॉर्मेट में एवरीथिंग विच इज नेसेसरी और मैटर्स इज नथिंग बट द लेंथ एंड द एंगल। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें हम लोग जो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मतलब इस तरह से हम लोग उसको कर दिए, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं वेक्टर्स में जो हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या होती है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन वेक्टर्स। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स में कुछ हम लोग बेसिक टर्म्स मतलब फॉलो करते हैं, वो आपको पता ही होनी चाहिए। नहीं पता है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी अगर पता है तो वेक्टर की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, राइट। तो जैसे हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं, तो हम लोग पहली टर्म यूज क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इक्वल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल बात है, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि मान लीजिए मैंने एक ऐसा एरो बना दिया, ऐसा एरो जिसका लेंथ हमारे पास ए है, ए मैग्नीट्यूड का एरो है और उस तरफ फेस कर रहा है, और मैंने क्या कर दिया, दूसरा एक और एरो इससे पैरेलल ही बना दिया और इसी लेंथ का बना दिया, मान लीजिए सेम एंगल पे। तो मैंने बोला कि भाई ये एंगल यहाँ से थीटा पे था और ये भी हॉरिजॉन्टल से थीटा पे हो गया, इसका लेंथ बी है, लेकिन हमने ए को बी के बराबर बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर मैंने ए बी को बराबर ले लिया और थीटा लिया है तो इसका मतलब दोनों होंगे भी पैरेलल। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगर मैं बात करता हूं कि भाई मैग्नीट्यूड, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका पहली बात तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है, ये हो गया। और दूसरा डायरेक्शन ऑफ ए जो है वो आपका डायरेक्शन ऑफ v के बराबर है। क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए दोनों वेक्टर्स को
इक्वल वेक्टर्स कहेंगे, सेम वेक्टर्स एंड लाइक वेक्टर्स कह देंगे, राइट। कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, क्योंकि वेक्टर की जो आइडेंटिटी होती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पे होती है। अगर दो वेक्टर्स की आपको वो सेम ही आ गई तो बोथ वेक्टर्स विल बी सेम ओनली। तो ये हमारे पास एक हो जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो एक और टर्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। मैं सभी एग्जॉस्टिव सभी टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूं बिकॉज हमें इन टर्म्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली कभी कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, अनइक्वल वेक्टर क्या होता है। दीज आर लाइक थ्योरेटिकल थिंग्स एंड आपको थ्योरेटिकली यूज नहीं करना है यहाँ पर कुछ भी, बिकॉज हमें इनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करना है। हो सकता है कि आपके कुछ स्कूल वाले एग्जाम्स हो उसमें पूछ लें कि भाई इक्वल वेक्टर क्या होता है या फिर अनइक्वल वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में फिर आप वहां लिख सकते हो, बट जेई के लिए या नीट में ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इक्वल वेक्टर्स हमारे पास हो गया, तो नेक्स्ट हमारे पास होता है पैरेलल वेक्टर्स। नाउ पैरेलल वेक्टर्स तुम जान ही गए होगे, ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल है, राइट, सिंपल भाषा में, यानी बेसिकली लेंथ सेम होने की जरूरत नहीं। मान लीजिए इसका लेंथ ए है और मैंने इसी के पैरेलल, यानी ये हॉरिजॉन्टल से हमारे पास कितने एंगल पे था, थीटा पे था, और ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल से एंगल पे था, थीटा था, लेकिन इसका लेंथ बी है और ए इज नॉट इक्वल टू बी, राइट। ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, राइट, ए। तो अच्छा, दूसरी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग उसको सेंटीमीटर में शो कर रहे थे। हाँ, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि भाई हमने जब ग्राफिकल फॉर्मेट की बात की थी तो ग्राफिकल फॉर्मेट में हमने बोला था कि भाई इसको सेंटीमीटर में शो किया जाता है। सेंटीमीटर में शो नहीं करते हैं, सेंटीमीटर में लेंथ हमने ली थी। हमने बोला था कि इसको जो लेंथ है वो क्या बता रही है, 1 सेंटीमीटर 3 न्यूटन बता रही है, तो 5 सेंटीमीटर 15 न्यूटन बताएगा। लेकिन अगर कभी एरो के साइड में आपको ए लिखा दिखा जाए तो ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड बेसिकली होगा। मैग्नीट्यूड इज दैट 15 न्यूटन पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। वो लेंथ अलग था, वो लेंथ से हमने इक्वेट बताया था ताकि कोई मेजर कर सके किसके बारे में बात चल रही है। बट हेयर ए जो हमारे पास है वो उसका 15 न्यूटन होगा। मतलब बेसिकली जैसे मैंने बोला कि भाई आपका, हमने बोला 15 न्यूटन ईस्ट, मैंने बोला इसको लिखो, तो 15 न्यूटन ईस्ट कैसा लिखा जाएगा, ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन है और हमने यहाँ लिख दिया साइड में 15 न्यूटन, हो गया 15 न्यूटन ईस्ट। तो इस तरह से हम लोग ये वाले चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या, ये दोनों पैरेलल है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बट आप कह सकते हो भाई डायरेक्शन ऑफ ए, यानी जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में बी भी पॉइंट कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ बी जो होगा वो सेम है। तो ऐसे केस में इनको क्या कहा जाता है, पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। थर्ड हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, एज द नेम सजेस्ट इसका उल्टा ही हो जाएगा कि आपके भाई मैग्नीट्यूड हमें सेम रखने की जरूरत नहीं है बट आपका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो मतलब मान लीजिए ये भी आपका हॉरिजॉन्टल से एंगल होगा थीटा और ये भी हॉरिजॉन्टल होगा एंगल थीटा। इसका मैंने ए बोल दिया, इसका मैंने बी बोल दिया, ए और बी सेम नहीं है, राइट, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो एंटी पैरेलल हो गया। ऑपोजिट नहीं होता तो एंटी पैरेलल नहीं होती, दे आर फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो साउथ वेस्ट में कर रहा है, जस्ट अपोजिट ऑफ इट, राइट। तो ऐसे हमारे पास वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। चलो ये हमारे पास हो गया, तो हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थोड़ी और देख लेते हैं जो हमारे पास काम आ सकती हैं। जैसे देखो, ये हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या आती है, एंटी पैरेलल वेक्टर के बाद हम लोग कर लेते हैं चलो नल वेक्टर। अब नल वेक्टर क्या होता है, देखो हमारे पास एक चीज होती है विच इज कॉल्ड एज नल वेक्टर। अब नल वेक्टर एक थोड़ा हाइपोथेटिकल वेक्टर है, इसको आप जीरो और यहाँ पर एक वेक्टर साइन लगा देते हो, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। नल वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर है, अ वेक्टर व्हिच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं है इसका, जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्री डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अब मेरी बात सुनो, यहां पर मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं बिकॉज देखो आपको कहीं भी डायरेक्शन ड्रॉ करनी है तो आपके हेड और टेल में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हेड है, ये टेल है, तो इसमें थोड़ा दूरी होनी चाहिए। अगर ये दूरी होगी तभी आपका लेंथ बन पाएगा और आप डायरेक्शन बता पाओगे। लेकिन अगर ये दोनों कोइंसाइड हो जाती है, मैग्नीट्यूड जीरो होने का मतलब क्या है, वो जीरो लेंथ का हो गया, वो कोइंसाइड हो गए तो आप कोई डायरेक्शन बता ही नहीं पाओगे। और क्योंकि आप डायरेक्शन नहीं बता पाओगे इसलिए उसको नल वेक्टर कहते हैं। और डायरेक्शन आप नहीं बता सकते हो, किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, जीरो मैग्नीट्यूड का इधर भी होगा इधर भी होगा, इट डजंट मैटर। तो एक्चुअल में इसका फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका बस ये मतलब है कि भाई अगर आप एक वेक्टर को उसी वेक्टर से माइनस कर देते हैं तो वो
नल वेक्टर बन जाता है, दैट्स इट, राइट। तो हमने बोला कि भाई हमने कोई वेक्टर लिया, अच्छा वेक्टर को सिंबलाइज करने का एक नॉर्मल रैंडम वेक्टर को सिंबलाइज करने का ये तरीका होता है, आप ए लिख दीजिए और ऊपर एरो लगा दीजिए, मान लीजिए। तो अब ये बताता है कि भाई ये जो भी चीज आप देख रहे हो वो वेक्टर है। तो ये जैसे हम लोग एक्स लिखते हैं, ट्राइंगल हमने बना दिया, जैसे मान लो हमने ऐसे ट्राइंगल बना दिया, बोला फाइंड एक्स, तो हमें पता चल जाता है भाई इसके एक्स जो भी होगा स्केलर होगा, राइट। लेकिन अभी पर हम बोलते थे भाई फाइंड एक्स वेक्टर, तो हमें पता चल जाता है भाई वेक्टर है, तो हमें डायरेक्शन ही पता करना पड़ेगा। तो बेसिकली वही मतलब होता है, एरो लगाने का मतलब हो जाता है कि आप एक वेक्टर से डील कर रहे हैं। तो मान लीजिए ए वेक्टर को अगर उसी से अगर माइनस कर दिया जाए तो फाइनल जो रिजल्ट आता है उसको जीरो वेक्टर कहते हैं, राइट। इस तरह से थ्योरेटिकली इसको डिफाइन किया गया नल वेक्टर को, रियलिस्टिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आ गया था पीवाईक्यूज में, तो इसलिए मैंने इसको उठा लिया कि नल वेक्टर क्या होता है। अच्छा, नल वेक्टर के बाद हमारे पास कुछ एक दो चीजें और कर लेता है कि भाई हाउ वेक्टर बिहेव्स व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड, राइट। और फिर हम बात करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स की, तो एंगल हम कैसे मेजर करेंगे, तो कुछ बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। नाउ जैसे मैं फिफ्थ एक बात करने वाला हूं कि भाई हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर टू वेक्टर, अगर मैं किसी वेक्टर से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या सेंस बनने वाला है। तो जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने कोई यहां पर वेक्टर लिखा, मान लीजिए यहां पर ऐसा है, ए लेंथ का वेक्टर है, और मैंने इससे क्या किया कि इससे इस वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को। अब मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो डायरेक्शन सेंस नहीं बनता, अगर आप 2 टाइम्स ईस्ट करेंगे तो ईस्ट ही रहेगा, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो डायरेक्शन सिर्फ एरो करती है, उसमें कोई भी ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड वाले। तो ये जितना भी आप मल्टीप्लाई करते हैं वो मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब ए ही है आपका उसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन क्या होगा, डबल लेंथ का हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी 2a। अब देखो सेम पैरेलल नहीं बन रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बनाने का। मान लो अगर ये थीटा है तो हमारे पास ये भी हमारे पास थीटा ही होगा, इससे पैरेलल बनाने की कोशिश करता हूँ। चलो भाई ये हमारे पास क्या है 2a, और यहाँ पर मैंने बोला ये थीटा ही रहने वाला, मतलब डायरेक्शन नहीं छोड़ेगा, अपनी डायरेक्शन वही रखेगा, बट क्या होगा उसका जो लेंथ होगा वो डबल हो जाएगा, राइट। वहीं पर अगर मैं बोला नहीं यार कि मैं क्या करता हूं कि -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब देखो -3 थोड़ा पेक्यूलियर केस है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस चीज को शायद आप लिख भी लो कि नोट यहां पर लिखना है कि भाई मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट। ये कभी पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब फिर नेगेटिव साइन क्या सिंबलाइज करेगा, नेगेटिव साइन डायरेक्शन की तरफ जाता है। अगर मान लीजिए आपने ईस्ट लिया है तो आप ईस्ट में माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा वेस्ट, अपोजिट ऑफ दैट। तो नेगेटिव ऑफ ईस्ट इज वेस्ट। तो जितने भी साइंस होते हैं जैसे माइनस है वो डायरेक्शन में मल्टीप्लाई हो जाके, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपके मल्टीप्लाई होगा वैल्यूज में। तो हमारे पास 3 है तो 3 इसको 3 गुना कर देगा, लेकिन माइनस इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देगा। इसका मतलब क्या है कि इसके पैरेलल ही बनेगा 3 गुना लेंथ का। तो मान लीजिए ऐसा हमारे पास है, पैरेलल ही बनने वाला है, एंगल वही बनेगा थीटा, लेकिन अब ये बन गया है माइनस, मतलब मैग्नीट्यूड आप 3 ही लिखोगे, वहां माइनस नहीं शो करोगे, माइनस आपका डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया है, एरो का डायरेक्शन बदल गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लीजिए 3 टाइम्स हो गया है और एरो उल्टा हो गया है, माइनस जो होता है वो हमेशा डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन बिहेव करता है। सिर्फ पॉजिटिव कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड आपका डबल हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहने वाला। लेकिन नेगेटिव से कर रहे हो तो जो मैग्नीट्यूड है वो उसके लेंथ को उतना गुना कर देगा और माइनस साइन उसकी डायरेक्शन उल्टी कर देगा। तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर टू वेक्टर हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने जान ली। वैसे और भी बेसिक टर्म्स होती हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी, बट दो डोंट हैव एनी रेलेवेंस फॉर अस एज फार एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, और हमें जो यूज केस है उसका बहुत कम है, वो सिर्फ रटने के लिए आपके काम आएंगे, तो देख सकते हैं। नाउ यहां पर मैं एक चीज और आगे कराना चाहता हूं, वो हमारे पास होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे हम लोग देखते हैं, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल देखने हैं या आइडेंटिफाई करने हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे हैं, तो कैसे देखेंगे। स्केलर्स में तो एंगल होता ही नहीं है, वेक्टर्स में थोड़ा हमें देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास वेक्टर ऐसा है और हमने एक वेक्टर ऐसा लिया हुआ है, मान लीजिए ए लेंथ का है बी लेंथ का, यहाँ पर देख सकते हो कि टेल टेल कोइंसाइड हो रही है। तो अगर टेल टेल कोइंसाइड की हो रही है और मैंने बोला भाई ये एंगल मैंने थीटा 1 दिया और ये वाला एंगल बड़ा वाला मैंने थीटा 2 दिया, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या हो जाएगा,
एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो हमारे पास होगा वो आप लेंगे किसको, θ1 को। तो θ1 विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, राइट। स्मॉलर एंगल लिया जाता है। तो दो एंगल पॉसिबल है। तो अगर टेल टेल कोइंसाइड होती है, देखो ये कब केस में आएगा, जब आपका टेल एंड टेल कोइंसाइड हो रहा है, टेल कोइंसाइड्स विथ टेल। तो अगर टेल टेल से कोइंसाइड हो रहा है तो हमारे पास ये बनने वाला है, राइट। दूसरा केस हेड हेड से कोइंसाइड हो रहा है, यानी आपके कुछ वेक्टर्स ऐसे बना दिए, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर आपने ऐसा बना दिया इस तरह से। तो ये ए है, ये बी है, ये मैंने बोला कि ये θ1 है और ये मैंने बोला ये भी θ2 है। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा, इन्हीं दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो इस केस में एंगल बिटवीन वेक्टर्स विल बी इक्वल टू θ2। तो θ2 होगा इसके बीच में, क्यों, क्योंकि टेल एंड टेल इज कोइंसाइडिंग, ठीक है, सॉरी हेड एंड हेड इज कोइंसाइडिंग। तो हेड कोइंसाइड्स विथ हेड, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स का हेड कोइंसाइड हो रहा है तो उसमें भी स्मॉलर एंगल लेते हैं जो आपका बन रहा है उनके बीच में। नाउ प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए हेड और टेल कोइंसाइड हो रहा है, मान लीजिए ये हमने एक वेक्टर लिया ए और दूसरा मैंने वेक्टर ले लिया इस तरह से बी। अब मैंने बोला कि भाई ये एंगल आपका दिया है θ1 और ये वाला एंगल दे दिया θ2। अब इस केस में एंगल क्या निकालेंगे, अब आपका θ1 एंगल नहीं है, ना ही इसका θ2 एंगल है, क्योंकि देखो एंगल आप तभी निकाल सकते हो जब आपका या तो टेल टेल कोइंसाइड हो रहा है या आपके हेड हेड कोइंसाइड हो रहा है। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है, आपका हेड टेल कोइंसाइड हो रहा है, तो आप ट्रू एंगल नहीं निकाल पाएंगे, वो एंगल निकालना आपके लिए गलत होगा जो भी एंगल दिया हुआ है। तो उस केस में हम लोग इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखो उसको जानने से पहले हम लोग एक बात करते हैं, कुछ नोट की बात कर लेते हैं। हम लोग एक चीज कहते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर यानी अगर आप वेक्टर को अपने आप से पैरेलल मूव कर देते हैं तो वो वेक्टर नहीं बदलता है। यानी आपने क्या किया कि मान लीजिए यहां पर एक वेक्टर है, मैंने ए लेंथ का वेक्टर लिया और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे था, मैंने इसको कहीं भी ले गया ऐसे यहां लेके फाइनली मैंने यहां पर रख दिया इसको, और मैंने इसको इसके आप से पैरेलल ही रख दिया। मतलब वो दिख नहीं रहा होगा पैरेलल, लेकिन मेरे मतलब है कि भाई हमने कभी उसको घुमाया नहीं है, मतलब मैं ऐसे लेके गया हूँ, ये ऐसे था और मैं जब भी लेके गया तो हमेशा इसको ऐसे ही रखा। तो जब मैंने ऐसे रखा तो मान लीजिए ये ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे होते हुए इस तरह से जा रहा था, एंड दिस इज हाउ इट वाज गोइंग। तो मान लो इस तरह से बन रहा था ये, तो ऐसे हमारे पास बन रहा था, दिस इज थीटा एंड दिस इज ए। नाउ इसको कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर। तो इस केस में जब आप वेक्टर को इस तरह से आप शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। ट्रांसलेशन में वेक्टर डज नॉट चेंज, तो वेक्टर डज नॉट चेंज। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो वेक्टर को डिफाइन करने वाली दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ और उसका डायरेक्शन यानी जिस तरह वो फेस कर रहा है। अगर ये दोनों चीजें आप इंटैक्ट रखते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, ट्रांसलेशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि आप उससे पैरेलल ही रखो, हर इंस्टेंस में वो अपने आप से पैरेलल रहने वाला है। तो अगर मैं इसको अपने आप से पैरेलल रखता हूं हर इंस्टेंस में, देन उसका एंगल चेंज नहीं हो रहा है हॉरिजॉन्टल से। अगर मान लो वो नॉर्थ ईस्ट में तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रहेगा, और लेंथ भी चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ भी आपने उतना ही रखा है। तो उस केस में वेक्टर अपनी आइडेंटिटी नहीं होता, वो वेक्टर सेम रहता है। बट अगर हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ अ वेक्टर, रोटेशन ऑफ वेक्टर, अब उसमें क्या होता है, रोटेशन ऑफ वेक्टर में जैसे हमारे पास हमने लेंथ, देखो लेंथ बदल दोगे तो वेक्टर बदल ही जाएगा, नो डाउट। 15 आपका ईस्ट में या 20 ईस्ट में, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। मान लीजिए यहां पर हमने ए रखा हुआ था और ए मैंने रखा कितने पे, थीटा पे, और बाद में मैंने क्या किया कि इसको हल्का सा रोटेट कर दिया। मतलब मैंने ऐसा किया कि भाई रोटेशन कर दिया। रोटेशन ऐसा मतलब इसको अपने आप से पैरेलल नहीं रखा, हमने कुछ और एंगल पे इसको घुमा दिया। तो मान लीजिए हमारे पास कितना हो गया, थीटा डैश। अब थीटा और थीटा डैश सेम नहीं है, अलग अलग है। तो इस केस में क्या होता है कि वेक्टर चेंज हो चुका है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेक्टर चेंजेस। तो वेक्टर चेंजेस, वेक्टर वो सेम नहीं रहता। तो वेक्टर को मैंने बोला कि चेंज करने के लिए या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो यानी लेंथ उसको चेंज कर दो, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर दो यानी एंगल चेंज कर दो। इस केस में आपने एंगल चेंज कर दिया हॉरिजॉन्टल से, तो अब ये नॉर्थ ईस्ट में अगर पहले पॉइंट कर रहा था तो अब नहीं करेगा, वो थोड़ा ऊपर करेगा उससे। तो इस केस में वेक्टर चेंज हो जाता है, बट ट्रांसलेशन में चेंज नहीं होता है। तो हम वो काम ये कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर शिफ्टिंग द वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, द वेक्टर इटसेल्फ डज नॉट चेंज। सो वही हमारे पास है कि भाई हम इसको इससे पैरेलल चेंज करते हैं इस तरह से, ताकि हम ये वाली सिचुएशन ला सकें या ये वाली सिचुएशन ला सकें, तभी हम एंगल ढूंढ पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हल्का सा ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो मान लीजिए यहां पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बी है और हमने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया है। तो पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो हमने क्या किया कि यहां पर हमारे पास ए आ गया है ऐसा। तो हम अगर इसको
ऐसे मतलब बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखो ये वाला एंगल θ1 था और मैंने बोला कि अब ये वाला एंगल हम ले सकते हैं, क्योंकि देखो टेल टेल जब होता है तो स्मॉलर एंगल होता है, ये वाला एंगल या ये बड़ा वाला एंगल, तो हम ये वाला एंगल लेंगे। ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 180 माइनस θ1। आप निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है, θ1 है, 180 माइनस θ1 होगा। तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या बन जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो होगा वो हो जाएगा कितना, 180 माइनस θ1। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 180 माइनस θ1 के बीच का एंगल। सो इस तरह से हम ये वाले चीजों को हमें ध्यान रखना है। देखो ध्यान रखना है कि जब मैं वेक्टर में जो मैंने बता दिया कि वेक्टर में पढ़ना क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट उनको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको वेक्टर के बारे में पता होनी चाहिए। अदरवाइज जब हम वहां पर कुछ ऑपरेशंस कर रहे होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एंगल किस तरह से निकालना है वेक्टर्स के बीच में पता होना चाहिए। वेक्टर कौन से केसेस में इनवेरिएंट रहता है, किन केसेस में चेंज हो जाता है, क्या आपको अलाउड है करना ताकि आपका वेक्टर में चेंजेस ना हो, तो वो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो अगर ये हमने चेंजेस या चीजों की बात कर ली है तो हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट एक और चीज के बारे में बात करते हैं कि चलो हमने बेसिक केस सिनेरियोस कर लिए कि भाई बेसिक्स हमें जो जानने थे वो हमने जान लिया कि भाई हमें क्या करना था। नेक्स्ट जो हम जाते हैं कि अब हम काम की बात पे आते हैं जो हमें एक्चुअल में करना है। अगर आपने इतना बेसिक समझ लिया है तो वेक्टर में आगे मैं जो भी कराने वाला हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि भाई सिंपल जो हमें स्टार्ट करना था मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने बोला कि भाई हमें क्या करना है, हमें सीखना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एडिशन ऑफ वेक्टर्स को करना सीखना है, क्योंकि हम बहुत यूज करने वाले हैं इसको काइनेमेटिक्स चैप्टर में और एनएलएम वाले चैप्टर में और आने वाले मैकेनिक्स के चैप्टर में तो हम बहुत करने वाले हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है, पहले हम दो वेक्टर्स का एडिशन सीखेंगे। तो अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर रहे हैं तो हमारे पास पहला केस आ जाता है कि भाई हम टू वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, हम लोग दो वेक्टर से डील कर रहे हैं। तो अगर हम दो वेक्टर से डील कर रहे हैं तो दो वेक्टर्स में हमारे पास दो रूल लगते हैं। पहला हमारे पास जो रूल होता है उसको कहते हैं ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अच्छा यहां पर जो मैं कर रहा हूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, राइट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो वो ग्राफ में देखने में कैसा लगेगा, ग्राफ में मतलब जब हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो वो दिखने में कैसा लगेगा उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम मैथमेटिकल चीजों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास क्या कहता है, देखो तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि भाई अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर दिए, मान लीजिए आपको मैंने ऐसे वेक्टर दे दिया, ये है हॉरिजॉन्टल ए लेंथ का, और दूसरा हमने एक और वेक्टर दे दिया जो बी लेंथ का हमारे पास है, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है इसका, थीटा है। आपको बोला भाई इन दोनों को ऐड कर दो। अब इनको ऐड करने के लिए क्या बोलेंगे भाई, ए वेक्टर, मतलब कहने का मतलब क्या है, ए हमारे पास एक वेक्टर है और आपको क्या करना है, बी वेक्टर है, वो भी हमारे पास वेक्टर, इनको ऐड करके आपको एक नया वेक्टर मिलेगा सी वेक्टर। तो आपको बताने कि भाई सी वेक्टर क्या होगा, वो बताने, लिखने का तरीका है, राइट। तो ए हमारे पास जो ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर आएगा। हमें पता है भाई केजी केजी ऐड करोगे तो केजी आएगा, न्यूटन न्यूटन ऐड करोगे न्यूटन आएगा। तो ऑब्वियसली नेचर जिनको ऐड कर रहे हो उसी नेचर की चीज आने वाली है। तो वेक्टर को ऐड करोगे वेक्टर आएगा। तो उन्होंने बोला कि भाई इसको ऐड कैसे किया जाए, तो हमने बोला कि भाई ऐड करने का सिंपल रूल है वेक्टर एडिशन में। हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक वेक्टर को आप एज इट इज वहीं रख लीजिए, राइट। ये हम लोग टेल लेने वाले हैं, यहां पर ये हेड है हमारे पास, और हम दूसरे को पैरेलली शिफ्ट करेंगे इस तरह से कि वो अपने आप से पैरेलल रहेगा। तो मान लीजिए बी है और हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल अभी भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो उसका हमने टेल यहां ले लिया है और उसका हेड हमने यहां ले लिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कुछ इस तरह से, मान लो इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, तो हम क्या करते हैं कि देखो भाई इस तरह से हम बना देते हैं। अब ये जो वेक्टर बनेगा ना इसका लेंथ सी होगा, ये हमारे पास रिजल्टेंट कहलाएगा, राइट। जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है ना उसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट, ठीक है, इसका नाम हमने बोल दिया रिजल्टेंट। तो हमने बोला कि जी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप इस तरह से दोनों को अरेंज कर दिए कि एक का टेल दूसरे के हेड से कोइंसाइड हो रहा है, उसका टेल इसके हेड से कोइंसाइड हो गया। तो जब आपने इस तरह से किया तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वो वाली लाइन होगी जो ट्राइंगल कंप्लीट कर रही होगी। तो ये आपके ट्राइंगल की दो साइड्स बना देंगे, आप दूसरी साइड को बना दीजिए, राइट। तो अब उसमें क्या होता है, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप इसको ध्यान देते हो ना तो
जब आप इसको इस तरह से रख रहे थे तो टेल हेड इनका कोइंसाइड हो रहा था, तो इसका हेड एक्सपोज था, इसका टेल एक्सपोज था, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका टेल इसके टेल से सुपर इम्पोज करेगा और इसका हेड उसके हेड से सुपर इम्पोज करेगा। बस इतना हमें ध्यान रखना है। किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। जिनको ऐड कर रहे हैं उनका हेड एंड टेल कोइंसाइड होगा, और जो रिजल्टेंट होगा उसका एक के टेल से टेल कोइंसाइड करेगा और एक के हेड से हेड कोइंसाइड करेगा। तो ये जो लेंथ आ रही है, दिस लेंथ इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। ये भी एक वेक्टर है, इसका भी हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये जो हमारे पास ये वेक्टर जो आ रहा है, ये जो लेंथ दिखाई जा रही है और ये डायरेक्शन दिखाई जा रही है, ये हमारे पास इनका रिजल्टेंट डिनोट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। अगर हम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो दिस इज हाउ द वेक्टर्स एडिशन विल बी रिप्रेजेंटेड, राइट। तो ये हमारे पास हो जाता है, राइट। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट वेक्टर एडिशन यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया। एक बात और ध्यान रख लो, ध्यान रखना, जब हम एंगल्स ढूंढते हैं तो हमें टेल टेल कोइंसाइड करना होता है या हेड हेड कोइंसाइड करना होता है। अगर नहीं होता है तो हम उसको शिफ्ट करके करवाते हैं। बट जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो अलग है। रिजल्टेंट में हमें क्या करना है, टेल हेड कोइंसाइड करवाना है, और जो रिजल्टेंट होगा वो एक्चुअल में टेल टेल कोइंसाइड करेगा और हेड हेड कोइंसाइड करेगा। ये हमारे पास होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ग्राफिकल फॉर्मेट। इस तरह से दिखेगा, वो हम देखेंगे भाई बाकी मैथमेटिकल चीजें कैसे निकालनी है, बट ग्राफ में इस तरह से दिखता है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहलाता है? देखो, पहली बात समझ लो कि जो पैरेललोग्राम मैं बता रहा हूं ना, वो ट्रायंगुलर लॉ ही है, बट उसको ज्योमेट्रिकली हम अलग तरीके से दिखाते हैं। अब वो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में काफी सारी चीजों को एक दिखा सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि भाई ये हमारे पास ए है, मैं वही ले रहा हूँ केसेस। इसमें हमारे पास ये हमारे पास बी है, और मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना ले लिया, थीटा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। वही सेम सिचुएशन आपको बोल दी कि भाई ए वेक्टर को और बी वेक्टर को आप ऐड कर दीजिए, राइट, और बाद में आप क्या करिए, सी वेक्टर निकाल दीजिए। तो उसमें बोला कि भाई अगर इसको हमें ऐड करना है तो ये लॉ क्या कहता है कि पहले हम लोग ट्राइंगल बनाने की फिराक में थे, इसीलिए हमने बोला ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम पैरेललोग्राम बनाने की फिराक में तो हम लोग इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टली हमने ये बना दिया एक एरो ए लेंथ का, और हम इसको उठा के अभी इस कोने पे नहीं रखेंगे, हम लोग इसके टेल पे रखेंगे, पैरेलल ही रखेंगे, अदरवाइज फिर चीजें बदल जाएंगी। तो ये बी है और इसको हमने थीटा पे रख दिया। तो ये हमने रख दिया। इसमें हमने क्या किया था, इसको मैंने टेल और इसके टेल को हेड पे रखने की कोशिश की थी, राइट। दो साइड्स बन गई थी ट्रायंगल की, तीसरी साइड रिजल्टेंट थी। इसमें मैंने क्या किया, दोनों के टेल टेल कोइंसाइड करा दी, थोड़ा अलग कर रहा हूँ, टेल हेड, ये भूल मत जाना, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी। अब क्या होता है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि अब इन दोनों को एडजेसेंट साइड मान के एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मतलब दो साइड्स ऐसी बनाओ जो इससे पैरेलल हो। मान लीजिए इस तरह से बना दिया मैंने, तो हम क्या करते हैं, इसको डायगोनल को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये डायगोनल बना दिया हमने ऐसे। तो ये जो डायगोनल होगा ये हमारे पास सी कहलाएगा। ये होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो दोनों लॉ सेम ही है, क्योंकि देखो अगर मैंने बोला है कि ये बी है तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ भी बी ही होगी। तो ये भी ट्रायंगल क्या बन रहा है, वही तो बन रहा है। ए आपने ये लिया, ये थीटा एंगल है, तो ये हमारे पास ये वाला एंगल भी कितना बन रहा होगा, थीटा ही बन रहा होगा। आप बी को, अगर ये भी बी लेंथ का ही है तो ये ए है, बी है, थीटा पे ये सी बन रहा होगा। ये सेम सिचुएशन इसी के जैसा तो है, ए है, बी है, थीटा है, सी, सेम लेंथ आएगा दोनों में, है दोनों सेम ही। बट क्या है कि इसको यहाँ ना लगा के हमने यहाँ कर दिया, तो उसका जब आप डायगोनल निकालोगे तो लेंथ सेम ही निकलने वाली है, मतलब एंगल भी सेम निकलेगा। अगर मान लो यहाँ का एंगल इसका फाई निकल रहा है आपका, तो इसका एंगल भी यहाँ से फाई ही निकलेगा। दोनों सेम ही लॉस है। अंतर कहाँ आ जाता है, अंतर सिर्फ दिखने में आ जाता है, रिप्रेजेंटेशन करने में आ जाता है। इसमें बनता है ट्राइंगल तो ट्राइंगुलर लॉ बोल दिया, उसमें बनता है पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम लॉ बोल दिया, और ज्यादा कोई अंतर नहीं आता इन दोनों में। ठीक है, तो इस तरह से हमें ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब हमने किन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड किया तो उनका रिजल्टेंट किस तरह से दिखता है। डायरेक्शन सेम है, देखो वो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पे है, ये भी हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पे है। जितना उसका लेंथ आएगा उतना इसका भी लेंथ आएगा, हम लोग देख लेंगे। तो मैं अभी मैथमेटिकल पार्ट में नहीं जा रहा हूं, हम लोग सिर्फ इसको पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दिखता कैसे है। तो ये दोनों लॉ सेम ही होते हैं। आपको बेसिकली जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो दोनों में से कोई भी लॉ यूज कर लो, आंसर सेम ही आने वाला है। हम ज्यादातर इसको यूज करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है तो वो यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये हमारे पास हो गया है, तो हम लोग एक लास्ट लॉ पे और आते हैं, जो कि हमारे पास दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो जैसे मैंने क्या बोला कि भाई हमें ऐड करना है दो से ज्यादा वेक्टर्स को,
हमने बोला कि भाई मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करिए, मोर देन 2 वेक्टर्स। तो अगर मैं मोर देन 2 वेक्टर्स की बात कर रहा हूं तो हम लोग एक नया लॉ यहां पर लेके आते हैं जिसका नाम होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्या कहता है सुनो, बेसिकली मैंने बोला कि यहाँ पर ये है हॉरिजॉन्टल ले लिया, अब देखो हॉरिजॉन्टल नहीं भी हो चलेगा, बस ये सिंपल ज्यादा होता है मतलब ऐसा करने के लिए। यहां से मैंने लिया एक्चुअल θ1 एंगल बी लेंथ का, और मैंने एक और लिया थोड़ा सा बड़ा एंगल θ2 सी लेंथ का, मान लीजिए ऐसे। अब हम बोला कि तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला भाई तीनों को ऐड करने का मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। अब इसको हमने बोल दिया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट बेसिकली वो होता है जो बेसिकली सबको ऐड करके आता है, तो रिजल्टेंट हो गया। अब इसको कैसे ऐड करना है, देखो भाई इसको हम सिंपल, वो तो हमारा अलग ही था, ये इसमें भी हम ट्रायंगल लॉ जैसा ही फंडा यूज करते हैं। हम सबको हेड टेल अलोंग लगा देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक तो एक ड्रॉ कर दिया, ये दूसरा इसका टेल इस पे रख देंगे, क्या बन जाएगा इस तरह से θ1 पे ये हमारे पास है B, और उसके बाद हमारे पास वो बन जाएगा C। इसको थोड़ा सा पैरेलल कर दूं, मान लीजिए इस तरह से ये C बन गया, और मैंने बोला ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, θ2 एंगल पे। तो मैंने इस तरह से अरेंज करा दिया हेड टेल करके, है ना। तो ये हमारे पास कितना, ये टेल है, ये हेड है, ये भी टेल है, ये हेड है, ये भी टेल है, ये भी हेड है। अब क्या होता है, जब मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया तो वो लाइन जो लास्ट वाले के हेड से पहले वाले के टेल को जो ज्वाइन कर रही होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो रिजल्टेंट कहलाएगी। इसको हम डी बोल देंगे, ये हमारे पास रिजल्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी केस में, चाहे फिर 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, चाहे 3 को कर रहे हैं, चाहे 10 को कर रहे हैं, 50 को कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप सभी को हेड टेल फॉर्मेट में लगा दो, और बाद में जो आपका जो पहला वेक्टर है उसका टेल और जस्ट लास्ट वाले वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दो। ये टेल कोइंसाइड करवाएगा और वो हेड कोइंसाइड करवाएगा। आपका वो जो लेंथ आएगी वही रिजल्टेंट की लेंथ होगी, और जो डायरेक्शन आएगी वही रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ से एंगल अगर फाइव डैश बना रहा है तो वही हॉरिजॉन्टल से फाइव डैश की तरफ वो फेस कर रहा होगा। तो इस तरह से हमें करना होता है, और ये हमारे पास पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। हम इसकी ज्यादा यूज नहीं करने वाले, हम लोग ज्यादा यूज करेंगे ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ का, क्योंकि हमें ज्यादातर उनके बारे में सीखना है, राइट। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से। अब बेसिकली एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैंने ए लिखा, उसके बाद बी को रखा, फिर सी को रखा, आपका डी बना। अगर मैं मान लो ए को रखता, क्योंकि देखो एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए प्लस बी प्लस सी करूं, चाहे ए प्लस सी प्लस बी करूं, चाहे बी कुछ भी ऑर्डर करूं, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप ए के बाद पहले सी को रख देते फिर बी को रखते तो भी आपका डी ही बनता, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ऑर्डर की चिंता नहीं करनी है भाई हम पहले रख दिए तो वो आ रहा है, नहीं। आप कोई भी इनका आपस में कोई भी रीअरेंजमेंट करके देख लीजिए, बनेगा वही और डायरेक्शन भी वैसे ही बनेगा। अगर आपने सही से उसको रखा है तो हॉरिजॉन्टल से सही से एंगल लेंगे वही बनने वाले। तो ये हमारे पास जो होता है इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से मैंने ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर दिया है कि ग्राफिकली वेक्टर्स कैसे दिखने वाले हैं। तो ये हमने देख लिया भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सब। अब हमें क्या करना है, हमें देखते हैं एक क्वेश्चन अगर कोई हमें मिल जाता है तो मैं कोई क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन आई थिंक दैट विल बी अ लिटिल बिट टू रफ फॉर नाउ। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, पहले थ्योरी पे फोकस करते हैं, फिर बाद में मैं आपको कंबाइंड क्वेश्चंस कराऊंगा सारे। तो हमने देख लिया भाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसा दिखने में होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसा दिखने में होता है। दोनों सेम ही होते हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। और फिर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, उसमें हम मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करते हैं, बट तरीका ट्रायंगुलर लॉ वाला ही रहता है। बट याद रखना है कि किस केस में आप टेल और हेड कोइंसाइड करवाएंगे और किस केस में टेल और हेड कोइंसाइड करवाएंगे। ध्यान रखना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में तीनों का टेल कोइंसाइड होता है, दोनों वेक्टर्स का और रिजल्टेंट का, और हेड तीनों का अलग अलग रहता है। ट्रायंगल लॉ में जो ऐड होते हैं उनका हेड टेल कोइंसाइड होता है, और जो रिजल्टेंट है वो टेल और हेड कोइंसाइड करवाता है। तो इस तरह से हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई हमने ये तो सब कर लिया, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बेसिकली बता देता हूं व्हाई दिस एडिशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडिशन व्हिच इज स्केलरली व्हिच हैपेंस इन मास। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई क्यों हमारे पास आंसर सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैंने बोला भाई यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है इस तरह से, है ना, और ये बॉल जो है वो यहाँ पर कितने स्पीड से चल रही है, 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है।
और मैंने बोल रखा है कि भाई ये जो लेंथ है ना मैंने 4 मीटर दी हुई है। ओके, वहीं पर हमारे पास जो ये ट्रे है वो ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ठीक है, मैंने बोला कि भाई ये जो हमारे पास बॉल है इस ट्रे के ऊपर 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है, बट ये ट्रे जो है ऊपर 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है। हम बोलते हैं कि भाई t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या कहानी होगी, 1 सेकंड बाद क्या कहानी होगी, उसके बारे में कमेंट करते हैं। तो 1 सेकंड बाद अगर मैं कहानी देखना चाहूं तो 1 सेकंड बाद ये 3 मीटर ऊपर चल गई होगी, राइट। ये डिस्क क्या, ये प्लेट जो हमारे पास है 3 मीटर ऊपर चली होगी 1 सेकंड में। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो लेकिन बॉल भी इसके अलॉन्ग चल गया होगा, 1 सेकंड में 4 मीटर यहाँ चल गया होगा, यानी बॉल यहाँ पहुंच गई होगी, राइट। तो अगर ध्यान से देखोगे तो बॉल ने जो एक्चुअल में पाथ ट्रेवल किया वो ये वाला किया है, ना कि ये वाला किया है, राइट। तो अगर कोई बोलता है कि भाई इसकी एक्चुअल स्पीड क्या बन के आती है, तो देखो एक्चुअल में ये था 4, ये था, इसका मतलब एक्चुअल में इसने 5 मीटर चला। तो अगर मैं इसकी एक्चुअल स्पीड बात करूं तो हमारे पास क्या हो जाती है, इसने 5 मीटर चला कितने में, 1 सेकंड में, तो हमारे पास कितनी हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड। तो इसकी रियल स्पीड निकल के कितनी आती है 5 मीटर पर सेकंड, जो कि डिफरेंट है, आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अगर इस बॉल की बात की जाए तो ये बॉल जो थी इसकी खुद की स्पीड इस तरफ कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन आपने इधर भी इसको एक स्पीड दे दी कितनी 3 मीटर पर सेकंड की। तो हमें ऐसा लगता है भाई 2 स्पीड दे दिए तो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ऐड करते तो 7 होती, सब्ट्रैक्ट करते तो 1 होती, लेकिन नहीं 5 आ रही है, क्योंकि हमने कैसे निकाला भाई डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ इस पाथ के अलॉन्ग जाएगी। अब किसी भी इंस्टेंट पे बनाओ बॉल यहीं पर होगी। जैसा मैंने बोला कि भाई किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे बनाता हूँ यहाँ पर, तो अगर इंटरमीडिएट स्टेज में अगर बनाने की कोशिश करूंगा तो आपकी जो बॉल आएगी वो उस इंस्टेंट पे यहाँ पर होगी, राइट, चल रही होगी। तो मतलब बेसिकली आपको पाथ वैसे लगेगा कि उसके अलॉन्ग ही जा रहा है। तो ये हमारे पास आता है, ये थोड़ा सा अलग पिक्यूलियर बिहेवियर देखने को मिलता है। आपने स्पीड दे दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो सिंपल स्ट्रेट अवे एडिशन नहीं होता है, उसमें एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई आपने कितने एंगल पे वो स्पीड्स दी हैं, क्योंकि स्पीड जो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर एडिशन होता है, इसमें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एडिशन नहीं हो जाता है। तो वही जो हमें नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ना है, हमें एक्चुअल में निकालना सीखना है कि रिजल्टेंट आएगा कितना, या यूं कहें कि जब हम ऐड करेंगे तो जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बन जाता है वो हमारे पास होता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस लेक्चर में मैं वेक्टर एडिशन को ही कराऊंगा अच्छे से, और से क्वेश्चंस कर लेंगे, एंड देन हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग सब्सट्रैक्शन रूल को भी देख लेंगे। ओके, सो ये हमारे पास अगर हो गया है तो एक मिनट, ओके चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक कंटिन्यू करने वाले थे वो हमारे पास था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग देख लेते हैं भाई क्या लॉ फॉलो होता है मैथमेटिकली। तो हम लोग कुछ फॉर्मूलाज डिराइव कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस आज के लेक्चर में हम लोग एडिशन तक ही रखने वाले हैं। तो हमारे पास आ जाता है भाई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहलाता है। देखो, तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि भाई हमें किसी भी दो वेक्टर को, ध्यान रखना हम लोग यहाँ पर ट्रायंगुलर लॉ के लिए यूज कर रहे हैं, बट जो भी रिजल्ट्स हम ट्रायंगुलर लॉ के लिए यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे आप यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ के लिए भी। ओके, सो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमने बोला कि भाई आप दो वेक्टर को ऐड कर दीजिए। मान लीजिए हमारे पास ए लेंथ का वेक्टर है, दूसरा हमारे पास क्या है बी लेंथ का वेक्टर है, और हमने बोला है कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे दिया है। आपको बोल दिया भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके आप सी वेक्टर निकाल दीजिए, क्या होता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मैंने बोला भाई हम ट्रायंगुलर लॉ फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, क्योंकि दो वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। तो इसमें मैं क्या करना था, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रायंगुलर लॉ फॉलो करते टाइम हम लोग क्या करते हैं हेड टेल को इंसर्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर बी पे रख देते हैं, और ये हमारे पास कितना हो जाता है, ये हमारा थीटा एंगल है। तो हमने क्या बोला कि भाई इसमें हमने क्या बोला कि इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, और स्ट्रेट लाइन लग नहीं रही है बट ठीक है, मान लो इस तरह से हमारा स्ट्रेट लाइन। तो मान लीजिए ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, और ये हमने बोला कि भाई जो रिजल्टेंट बनेगा सी लेंथ का उसका भी टेल और हेड, इनके टेल और हेड से कोइंसाइड होगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई आप ये फाई एंगल निकालिए कि भाई ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, और साथ के साथ ये भी निकालिए कि इसका लेंथ कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये दोनों चीजें आपको निकालने को बोला है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो देख लेते हैं।
ऑलराइट, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा मैथ्स यूज करते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि अच्छा एक और बात, अगर हमें थीटा लेना पड़ेगा कि एंगल बिटवीन ए एंड बी बोलेंगे तो कैसे निकालना पड़ेगा, एंगल ये हेड टेल को इंसर्ट हो रहा है तो थीटा, मतलब ऐसा नहीं कि भाई इनके बीच का एंगल है, हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे, टेल टेल को इंसर्ट होगा, उसके बाद थीटा इनके बीच का एंगल है, तो कोई पूछता है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है, तो इस केस में एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, तो इनके बीच में एंगल थीटा है। तो हम थोड़ा ट्राइंगुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है भाई, वो तो हमने निकाल लिया जो हमने टर्मिनोलॉजीज डिराइव की थी, लेकिन हम लोग देखते हैं भाई हमें सी लेंथ को निकालना है, तो ये सी है, ये ए है, ये बी है, और ये मैंने एंगल लेके रखा है कितना, थीटा। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो हम कोसाइन रूल से भी निकाल सकते हैं और एक नॉर्मल, अगर आपको नहीं आता है कुछ तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई यहाँ पर हम इसको नेमिंग कर देते हैं, हमारे पास स्मॉल ए है, ये हमारे पास स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, और हमारे पास स्मॉल डी है। तो अगर हम दो ट्राइंगल की बात करने वाले, हम लोग इस ट्राइंगल की बात करते हैं ट्राइंगल बीसीडी में, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन बी, तो बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा, राइट। ये वैसे हमारे पास कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन बी, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी कॉस थीटा, तो ये हमारे पास हो गया। तो इसका मतलब हमने क्या बोला कि भाई हमारे पास ये सीधा कितना हो गया, ये बी कॉस थीटा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, बड़े ट्राइंगल में चले जाते हैं, हम बोलते हैं ट्राइंगल ए डी बी में। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हम पाइथागोरस थ्योरम सीधा लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या है, एडी का होल स्क्वायर, एडी का होल स्क्वायर प्लस बीडी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर, ये हमें करना है। तो एडी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हुआ, प्लस बीडी का होल स्क्वायर यानी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना हो जाता है, सी स्क्वायर। अब इसको खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको अगर मैं रिड्यूस करता हूं तो सी हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ध्यान रखना दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और वो एंगल कैसे निकाला जाता है वो हमने निकाला, नॉर्मल एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, लाइंस के हिसाब से तो ये इनके बीच का एंगल है, बट वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंगल है वो हमें चूज करना पड़ेगा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी जिनको ऐड कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेक्टर्स। अच्छा ये सी हमने कर लिया, अब हमें ये भी एंगल निकालना है कि भाई हमारे ए से कितना एंगल बना रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सिंपल आपको क्या करना है, इसमें भी आप उसी ट्राइंगल में देख लीजिए, बड़े वाले ट्राइंगल में, तो इफ आई सी इन द बिगर ट्राइंगल ओनली, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल एडीबी, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, tan phi होगा, tan phi विल बी इक्वल टू व्हाट, बीडी अपॉन एडी, दैट विल बी इक्वल टू बी sin थीटा होल डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। तो इस तरह से आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि tan phi कितना होने वाला है, तो आप phi मतलब इट इज द एंगल फ्रॉम दिस। अच्छा यहाँ पर मैं एक और चीज बताता हूँ, देखो ये अगर phi 1 है और इसका एंगल यहाँ से phi 2 बन रहा है, तो आप दोनों एंगल निकाल सकते हैं। tan phi 1 आपका ऐसा निकलेगा, tan phi 2 निकालने के लिए आप चीजों को उल्टा कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, मतलब बेसिकली अगर आप phi निकालते हो तो हमेशा sin थीटा अपॉन cos थीटा वाला फॉर्मेट रहेगा, हमेशा इतना याद रखो, ऊपर sin आएगा नीचे cos आएगा, cos के साथ कुछ एडिशन हो रहा होगा। phi 1 हम निकाल रहे हैं, tan phi 1 किसके बीच का एंगल है, a और c के बीच का एंगल है, राइट। तो b ऊपर आएगा, जो जिसको वो टच नहीं कर रहा है वो ऊपर आएगा, तो b दोनों केस में sin थीटा cos थीटा को b लेके जाएगा, मतलब आप ऐसे याद करिए कि tan phi है तो sin थीटा अपॉन cos थीटा वाला फॉर्मेट आएगा, आप ऐसे याद कर सकते हो, tan phi इज नथिंग बट sin phi अपॉन cos phi, तो यहाँ पर थीटा आ गया, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा दोनों b के साथ आएंगे, राइट। क्यों, क्योंकि phi जो है वो b को टच नहीं कर रहा है, a को टच कर रहा है, तो दोनों sin थीटा और cos थीटा b के साथ ही आएंगे, और जो a है वो सीधा सीधा ऐड किया जाएगा। तो वैसे मैं phi 2 निकालता हूँ, phi 2 किसके बीच में है, c और b के बीच में, तो इसका मतलब थीटा a लेके जाएगा, तो a sin थीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी a cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आप b को सीधा सीधा ऐड कर दो। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को रट सकते हो। देखो ध्यान रखना, tan है तो sin अपॉन cos ही आएगा, लेकिन sin और cos दोनों उससे मल्टीप्लाई होंगे जो जिसको वो एंगल टच नहीं कर रहा है। tan phi 1 किसके बीच का एंगल था, a एंड c का, ये किसके बीच का एंगल था, b एंड c का, तो c तो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के टर्म्स में हम कुछ निकाल नहीं सकते, बिकॉज फिर रिजल्टेंट भी तो अननोन ही है, हमें निकालना तो यार b के टर्म्स में ही है। तो ये a को टच कर रहा है तो b दोनों को लेके जाएगा, ये b को टच कर रहा है तो a दोनों को ले जाएगा, बस।
हमें बस ये सीखना है, अगर आपने इन दोनों को सीख लिया, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये है फॉर्मूला, और एंगल निकालने का तरीका ये है, तो अगर आपने इन दोनों को निकाल लिया तो आपका काम हो जाएगा, आप एडिशन वाले क्वेश्चंस कर लोगे। एक और चीज यहाँ पर देख सकते हो कि φ1 प्लस φ2 जो होगा वो हमारा थीटा के बराबर होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, जिन लोगों को किसी और छोटे तरीके से इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास एक और तरीका है सॉल्व करने का, इसको हम कहते हैं कोसाइन रूल। राइट, यहाँ पर मैं बताता हूँ जैसे कोसाइन रूल होता है। अब कोसाइन रूल क्या कहता है कि जैसे मान लो ट्राइंगल के अंदर लगता है, देखो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं इसका कॉस निकालता हूँ, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, राइट, वो क्या हो जाता है, जिसको टच कर रहा है उनका स्क्वायर का एडिशन होगा, राइट, अपोजिट वाले का माइनस का होगा और नीचे 2ab हो जाएगा। तो ये cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। इसको रीअरेंज करोगे आपका वही आंसर आएगा जो हमने अभी निकाला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कोसाइन रूल का भी यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोनों ही केसेस में आप आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। ये हमारे पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आपने समझ लिया तो इसके बेस पे हम काफी सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसकी क्लैरिटी डेवलप करने के लिए। नाउ लिसन, तो अगर मुझे इसकी क्लैरिटी डेवलप करनी है तो हमारे पास क्या होगा, देखो जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि भाई हमने बोला कि हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर है जिसका लेंथ है 3 न्यूटन का, फोर्स दे रहा हूं आपको, और एक और वेक्टर है जिसका हमारे पास है लेंथ 4 न्यूटन का और ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे है। आपको बताना है फाइंड एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, फाइंड एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करके बताइए क्या होने वाला है, ध्यान से सुन लो। तो अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो सुन लो ध्यान से क्या होने वाला है। तो सिंपल ट्रायंगुलर लॉ यूज करने वाले हैं, तो 3 को आप एज इट इज रखो नीचे यहां पर, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर 4 न्यूटन को आप यहां रख दीजिए, दिस इज 4 न्यूटन एंड ये हमारे पास है 60 डिग्री पे। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, यहां पर अगर मैंने ऐसा कर दिया है तो मैंने इसको, जो हम लोग ऐसे इसको टच कर देते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा मान लो C, ये बन जाएगा फाई। इन दोनों को निकालना है भाई, 3 न्यूटन से एंगल कितना बन रहा है और मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है। सिंपल, हमें क्या करना है, C निकालने का मैंने तरीका बताया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 60, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25 प्लस 12 अंडर रूट, कितना हो जाएगा ये 37 का अंडर रूट। तो इसका लेंथ कितना आएगा 37 न्यूटन। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट की लेंथ है, मैग्नीट्यूड कितना होगा 37 न्यूटन, एंगल कितना होगा tan फाई। तो मैंने आपको बोला था फाई किससे 3 से, तो 4 से आएगा 4 साइन थीटा ये 60, और कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 cos 60, ये कितना हो जाएगा √3/2 रख दो, कितना हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो 2√3 होल डिवाइड बाय 5। तो tan फाई की आपकी वैल्यू हो जाएगी, यानी फाई आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2√3/5, या फिर ऐसा ही छोड़ दो। इस तरह से हमें ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अगर मतलब इसी टाइप से हमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस डेवलप करनी होगी, ये फॉर्मूला हमें बस यूज करने सीखने की किस तरह से यूज किया जाता है। अब हो सकता है हमेशा वेक्टर आपको हॉरिजॉन्टल ना दिया जाए, राइट, या फिर थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए। जैसे मैंने बोला एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने बोला एक बॉक्स हमारे पास ये रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कितना फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का, और यहाँ पर मैंने एक और फोर्स लगा दिया कितना 5 न्यूटन का ही लगाया, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री का है। अब बताइए फाइंड रिजल्टेंट फोर्स on box and its direction from horizontal, ठीक है, ये हमें बताना है। तो डायरेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल भी हमें बताना है। तो हमें क्या है ना कि ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो मैंने जो रूल्स बताए ना कि हेड टेल कोइंसाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो हमें बहुत ध्यान से रखना है। तो जैसे अगर हम बात करेंगे इसमें, तो बहुत अच्छी बात है हेड टेल कोइंसाइड हो ही रहा है। तो आपने बोला कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कितना 5 न्यूटन का, दूसरा वाला हमारे पास क्या है यहाँ पर है, वो भी कितना है 5 न्यूटन का ही है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये वाला एंगल 60 डिग्री का देके रखा हुआ है। तो आपने बोला कि भाई ये हेड टेल कोइंसाइड कर रहा है, तो हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा वो टेल और हेड के बीच में जाएगा। मान लीजिए ये हमारा C बनेगा, इसके टेल से उसके हेड की तरफ।
प्रॉब्लम ये हो जाती है इनके बीच का जो हमें थीटा चाहिए होता है ना, थीटा हमें इनके बीच का एंगल चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉस, राइट। नॉर्मल लाइंस के बीच का एंगल नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारे पास इनके बीच का एंगल नहीं माना जाएगा बिकॉज हेड टेल कोइंसाइड हो रहा है, तो स्मॉलर एंगल नहीं हो सकता उनके बीच का एंगल। हमें इसको शिफ्ट करके देखना पड़ेगा मेंटली। 120 बनेगा, अगर मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूंगा ये वाला एंगल कितना बनेगा 120, तभी इनका टेल टेल कोइंसाइड हो पाएगा। तभी आप ये जब टेल टेल कोइंसाइड होगा ऐसा बनेगा, जब मैं इसको ऐसे करूंगा और ये आपने इधर ऐसा कर दिया तो ये वाला एंगल आपका 120 बन रहा होगा और ये कंप्लीट एंगल आपका 240 बन रहा होगा। तो ये शॉर्टर एंगल लोगे इनके बीच का एंगल, तो थीटा 120 लोगे ना कि 60। थीटा हमें सही से चूज करना सीखना, मैंने लॉस बताए थे, तो इन ऑर्डर टू फाइंड थीटा बिटवीन टू एंगल्स, तो जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आप थीटा यूज करते हो दैट इज प्रॉपर एंगल बिटवीन वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉस। वंस यू फाइंड दिस, आपका सी निकालना बहुत आसान हो गया। क्या हो गया भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 120, तो कॉस ऑफ 120 क्या हो जाता है -1/2, कितना हो जाएगा 5 ही आ जाएगा। इसका हमारे पास लेंथ 5 बनेगा। एंगल निकालना है भाई, लेकिन इसका मैंने एंगल मान लो यहां से निकालना है, ये फाई क्या करना है, ये tan फाई किससे निकाल रहा हूँ, इस वाले से निकाल रहा हूँ 5 से, तो ये वाला 5 लिया जाएगा। 5 साइन थीटा अपॉन 5 प्लस 5 कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा, थीटा हमारे पास 120 है, साइन 120 इज √3/2, तो क्या बन जाएगा 5√3/2 होल डिवाइड बाय कितना 5 माइनस 5/2, तो कितना हुआ √3 हो गया। √3 मतलब कितना होता है 60 डिग्री, यानी ये हमारे पास 60 डिग्री बनेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालो, तो भाई ये 60 है, देखो फिर तो हमारे पास हो गया, फिर थोड़ा सा निकाल लो, दिमाग लगा लो, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी हमारे पास 60 ही होगा, तो ये पैरेलल लाइंस है तो ये भी 60 होगा। तो फाइनल आंसर हमारा ये बन जाता है कि भाई हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल हमारा क्या बनने वाला है 60 डिग्री का बनने वाला है, दैट्स इट। इस तरह से हम करेंगे। ओके सो चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि इसके बारे में हम थोड़ी सी क्लैरिटी और बन जाए। जैसे कि मैंने बोला, एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसमें। ओके सो लेट्स सी कि एक एडिशन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई वेक्टर एडिशन के क्वेश्चंस, तो मिनट रुको। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया। ओके एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है कि भाई टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइन। तो उन्होंने बोला कि टू इक्वल फोर्सेस हैव रिजल्टेंट equal to either at what angle are they inclined, राइट। ये क्वेश्चन दिया है, इसको एक बार ट्राई करो सब लोग, फिर इसके बारे में बात करते हैं। मैं ओके तो मेरे ख्याल से आपने सोच लिया होगा कि भाई कैसे करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास जब बोल रहा है कि टू इक्वल फोर्सेस हैव रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड, तो बेसिकली बोला दो हमारे पास इक्वल फोर्स है जिनका हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं और जो रिजल्टेंट है उनमें से किसी भी एक के बराबर है, यानी यही वाला केस हो गया कि रिजल्टेंट आपका जो है वो बाकी दोनों के बराबर है, यानी एफ 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 तीनों एफ है। एफ हमारे पास है, एफ एफ को ऐड कर रहे हैं और हमारे पास जो रिजल्टेंट बन रहा है वो भी एफ बन रहा है। तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, सी हमारे पास क्या है एफ है और जिनको ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास क्या बन रहा है, वो भी एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। मान लीजिए एंगल थीटा होगा इनके बीच में, वही थीटा निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे
तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। -1/2 का मतलब क्या होता है, उनके बीच में एंगल होगा 120 डिग्री का। बस इतना तो करना था, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर आपने इसको समझ लिया, इस बेसिक फॉर्मूलाज को समझ लिया, तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा, इसको अगर कोई बोले भाई ड्रॉ करके दिखाओ, आपने 120 निकाल लिया, बताओ भाई कैसे कैसे वो ड्रॉ करने में कैसे दिख रहे होंगे, हाउ विल दे लुक लाइक। तो बेसिकली ऐसा है कि भाई जो दोनों है उनके बीच में 120 डिग्री एंगल है, तो एक को आप हॉरिजॉन्टल बना दो ये एफ को, और इसके बीच में 120 होगा, यानी ये वेक्टर इधर आएगा एफ 120, मतलब यहां से 120 होगा। ये हम एंगल देखेंगे उनके बीच में, क्योंकि जब आप इसको आगे शिफ्ट करोगे तो ये इनके बीच का एंगल बन जाएगा, और रिजल्टेंट हमारे पास क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा। तो आप बेसिकली ये देख सकते हो कि भाई तीनों फोर्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब इनर साइड सारी 60 की बनेगी, लेकिन फिर वो एंगल हमें देखना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगुलर लॉस, तो ये बाहर वाला देखा जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना होता है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और ये दिया है कि हमारे पास बोला है कि भाई टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5। तो बोला है कि टू फोर्सेस हैव रेशियो ऑफ 3:5। 3:5 का रेशियो है इनका, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। अब ऐसा बोला है कि their resultant is 28 न्यूटन, 28 न्यूटन का रिजल्टेंट है। तो इसमें बोला है इफ थीटा 60 डिग्री दिया है, थीटा का मतलब उनके बीच का एंगल 60 डिग्री का है, आपको बताना है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताइए। तो इसको सब लोग एक बार ट्राई करिए पॉज करके, एंड अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो एक बार देखिए कि भाई कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, दो फोर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड का रेशियो हमारे पास 3:5 है, उसका रिजल्टेंट हमारे पास 28 है। तो अगर थीटा 60 है, इंक्लाइनेशन के बीच का एंगल 60 है, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, उन दोनों का अगर हो गया है तो आप देखिए, वैसे पॉज करके इसको करने की कोशिश करिए। देखो 3/5 है हमारे पास, तो आप क्या करिए, आप F2 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। F2 कितना हो जाएगा 5/3 टाइम्स ऑफ F1। अब जो रिजल्टेंट होगा 28, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा विच इज 60। तो अब आप देखिए सॉल्व करिए, यहाँ पर F1 स्क्वायर हमारे पास, F1 को एज इट इज रख दीजिए, राइट। F2 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 25/9 F1 स्क्वायर, और ये cos थीटा है तो 1/2 F1 F2 कितना हो जाएगा 5/3 F1 स्क्वायर। तो इसका एलसीएम ले लीजिए। देखो F1 को कॉमन बाहर निकाल लो, अब देखो क्या होता है। देखो नीचे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे तो 9 बचेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 9 + 25 + 15 कितना बनता है ये F1/3। तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा, देखो ये 15 + 25 इज हाउ मच, इट्स 49। तो 49 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 7। तो बेसिकली हमारे पास 7 F1/3 बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो 7 F1/3 बन जाएगा। तो क्योंकि वो 7 F1/3 बन गया, नाउ जस्ट सॉल्व फॉर इट, व्हाट हैपेंस। देखो भाई 28 इज हाउ मच, 28 इज 7 F1/3। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 12, तो 12 न्यूटन हमारे पास F1 हो गया। F2 की बात की जाए, F2 हमारे पास है 5/3 टाइम्स ऑफ 12, कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। हो गया, क्या करना था। तो अगर आपको फॉर्मूला यूज करना आ गया तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप आराम से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलिए, अगर ये हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन अगर हमें और मिल जाता है तो हम वो भी कर सकते हैं। लेट मी सी इफ वी हैव अ क्वेश्चन हियर और नॉट। ओके, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है, कभी कभी डायग्राम के थ्रू बना के भी दे देते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, इसको सॉल्व करो, उसके बाद मैं लेक्चर को बंद करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और दूसरा हम लोग सब्सट्रैक्शन रूल भी करेंगे। तो जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रखा है कि हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो दिया हुआ है कि हमारे पास एक वेक्टर ए हमारे पास ये है ए लेंथ का, और बी वेक्टर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है ये इधर, और ये इस तरह से हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होता है ना वो ऐसे बन रहा है। एक मिनट, मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश, मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू दिखा दिया उन्होंने।
ऐसे ए है, बी है और ये सी है। तो बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखो पहले मैं बता देता हूँ क्या है। उन्होंने बोला कि भाई ये सिनेरियो दे रखा है एंड उन्होंने बोला कि जो ए है ना वो b/2 के बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, राइट। तो आपको बोला है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो क्वेश्चन आपको ये दे दिया भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आप बताइए एंगल क्या होगा। तो देखो भाई इसमें एक और चीज रखी है, ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। सिनेरियो ये देके रखा है कि हमारे पास ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है। अब क्या हुआ कि अब बोलते हैं कि भाई ठीक है इसको सॉल्व करना है। तो देखो कोई सिंपल बात नहीं है। आप क्या करो, देखो कोई भी एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके उधर ले जाओ। तो मैं क्या करता हूं कि भाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो ये ए है, राइट, और बी को मैं उधर ले जाता हूं शिफ्ट करके पैरेलली। तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, आप ट्रायंगल लॉ में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमारे पास सी क्या बन जाएगा, मान लो इस तरह से सी बन जाएगा ये। तो हमारे पास ये 90 डिग्री पे है, ये हमारे पास सी बन जाएगा ऐसा। उन्होंने बोल रखा है कि जो मैग्नीट्यूड, अच्छा इस केस में अगर हम बात करें तो एंगल इनके बीच का ये वाला होगा थीटा, राइट, अंदर वाला नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है कि भाई इसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा तब एंगल मिलेगा उनका। तो हमें थीटा निकालने को बोला है, लेकिन हम थीटा नहीं निकाल सकते, हम लोग इस फाई को निकाल पाएंगे, फाई या फिर थीटा डैश निकाल पाएंगे, राइट, थीटा डैश बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो टेन थीटा डैश होगा वो क्या होगा, टेन तो नहीं, कॉस, कॉस थीटा डैश की अगर मैं बात करूंगा, देखो यहाँ पर हम सारे के सारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। फिर जो एंगल हमें बताना होता है वो ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे बताना होता है कि भाई इनके बीच का एंगल क्या है। आप एंगल सारे के सारे ट्रायंगल का थ्योरम्स लगा के निकाल सकते हो, बट इनके बीच का एंगल क्या है वो हमें डायरेक्शंस देख के बताना पड़ता है। तो जैसे भाई हम इस ट्रायंगल में लगाते हैं cos थीटा डैश इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी a अपॉन b कर दो, तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो बेसिकली थीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो थीटा डैश अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो बेसिकली हमारे पास जो इनके बीच का एंगल है वो हमारे हो जाएगा 120 डिग्री। तो आप देख सकते हैं भाई किस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें वो ट्रायंगल के दोनों लॉस आते हैं, एंगल कैसे निकालना है या फिर हमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े क्वेश्चंस और करेंगे और फिर हम सब्सट्रैक्शन रूल को भी देखेंगे एंड देन हम कंपोनेंट फॉर्मेट पे भी जाएंगे आगे। तो इस लेक्चर में इतने रखता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।